Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 May 2023. Let's begin today's MCQ session. Today's MCQ session is focused upon the important topic from Fundamental of Nursing, CPR. Let's begin. What is the first step in performing CPR? जब आप किसी क्लाइंट में सीपीआर परफॉर्म करते हैं तो इसका सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। हम पेशेंट में सीपीआर शुरू करने से पहले उसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करेंगे। ऑप्शन बी, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। हमें तुरंत क्लाइंट में चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देने चाहिए। ऑप्शन सी, गिव माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथिंग। हमें क्लाइंट को माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथिंग्स देने चाहिए। ऑप्शन डी, चेक फॉर द पल्स। हमें क्लाइंट में पल्स रेट का असेसमेंट करना चाहिए। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। इसे कई बार हम बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। बीएलएस का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। जब भी क्लाइंट में सीपीआर परफॉर्म करने की शुरुआत की जाती है तो हमें सबसे पहले ये बात पता करनी होती है कि क्लाइंट को सीपीआर की आवश्यकता है या नहीं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन की आवश्यकता है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्लाइंट रेस्पॉन्सिवनेस है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करते हैं। जब कहीं पर आपको कोई क्लाइंट गिरा हुआ मिले, बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस हालत में मिले, तो सबसे पहले आप उसके पास में जाकर उसे आवाज़ लगाएँगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, ये पता करेंगे कि क्लाइंट अलर्ट है नहीं या नहीं है, क्लाइंट होश में है या नहीं है। इस चीज़ को पता करने के लिए आप उसके शोल्डर्स को पकड़ें, उसे जग दें और फिर क्लाइंट से पूछें, "हेलो, आप कौन हैं? आप ठीक हैं?" अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी अनकॉन्शियस है, तो तुरंत हम क्लाइंट की जो पल्स रेट है उसका असेसमेंट करेंगे और पल्स रेट एब्सेंट होने पर हम सीपीआर शुरू कर देंगे। तो याद रखिएगा, सीपीआर कब किया जाता है? जब किसी क्लाइंट के अंदर रेस्पिरेशन एब्सेंट हो और क्लाइंट के अंदर पल्स रेट भी एब्सेंट हो। इन 2 कंडीशंस के अंदर हम सीपीआर करते हैं। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पर गौर करिएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, यानी ऐसा कोई पेशेंट जिसमें उसका कार्डियक सिस्टम यानी हार्ट अ, और पल्मोनरी सिस्टम यानी कि लंग्स, यानी हार्ट और लंग्स दोनों ने ही काम करना बंद कर दिया है और हम उसे अब सीपीआर देकर हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी को वापस से शुरू करवाने वाले हैं। तो सीपीआर एक वह प्रोसेस है जिसमें हम क्लाइंट के हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी को दोबारा से शुरू करवाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन-किन क्लाइंट के अंदर सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है, तो आप बता सकते हैं, अगर किसी क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है या फिर किसी क्लाइंट के एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन फँस गया है, क्लाइंट कोई पानी में डूब गया है या कोई ड्रग रिएक्शन हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग हो गई है, ये सभी कंडीशंस होने पर हम सीपीआर दे सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट के दौरान क्या-क्या फाइंडिंग्स होने पर आप सीपीआर शुरू करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जाए तो हमने बताया कि क्लाइंट में रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा, क्लाइंट के अंदर पल्स रेट एब्सेंट होगी, इसके अलावा उसकी प्यूपिल्स डायलेटेड मिल सकती हैं, उसकी बॉडी में साइनोसिस देखने को मिल सकता है। इन सभी फाइंडिंग्स के मिलने पर हम तुरंत सीपीआर शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the recommended compression to breathe ratio for CPR in adult? अगर किसी अडल्ट क्लाइंट के अंदर आप सीपीआर करने जा रहे हैं, तो कितने कंप्रेशन और कितनी ब्रीथिंग्स को रेशियो के हिसाब से क्लाइंट में डिलीवर किया जाएगा सीपीआर के दौरान, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है 10 कंप्रेशन फिर 2 ब्रीथिंग, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग
30 कंप्रेशन, 1 ब्रीथिंग। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। जब भी किसी क्लाइंट को आप अनकॉन्शियस, अनरेस्पॉन्सिव, लैक ऑफ ब्रीथ, लैक ऑफ पल्स पाते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाइंट के अंदर क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। उसके बाद क्लाइंट के एयरवे को ओपन करेंगे और उसके बाद में ब्रीथिंग्स डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्ड बनता है CAB। अगर आपसे पूछ लिया जाए CPR के दौरान सबसे पहले क्या किया जाता है, तो हम बताएंगे सबसे पहले क्लाइंट में चेस्ट कंप्रेशन शुरू किए जाते हैं, फिर उसके एयरवे को ओपन किया जाता है और फिर उसके बाद में उसे माउथ टू माउथ या एम्बू बैग या वेंटिलेशन किसी के भी थ्रू ब्रीथिंग्स डिलीवर किए जाती हैं, उसके लंग्स तक एयर को पहुंचाया जाता है। इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, पहले यहाँ पर ABC सीक्वेंस फॉलो किया जाता था, लेकिन रिसेंट चेंज के अनुसार अब यहाँ पर हम CAB सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यानी पहले हम क्लाइंट में अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है जब CPR देने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट में कंप्रेशन शुरू कर देते हैं ताकि उसके वाइटल ऑर्गन्स तक लगातार ब्लड पहुंचता रहे। उसके बाद उसके एयरवे में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, उसे रिमूव करके एयरवे को ओपन रखते हैं और फिर माउथ टू माउथ ब्रीथिंग्स को डिलीवर करवाया जाता है। इस तरह से इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको क्लाइंट में CPR परफॉर्म करना है। ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम CPR से जुड़े कुछ और पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो कि क्लाइंट में कंप्रेशन और ब्रीथिंग रेशो से रिलेटेड हैं। सबसे पहले इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, CPR के दौरान हम सामने वाले पेशेंट को 3 कैटेगरीज़ में हम बेसिकली क्लासिफ़ाई करते हैं। सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है अडल्ट। सबसे पहले हमारी कैटेगरी होती है अडल्ट की। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं चाइल्ड को और थर्ड हमारी कैटेगरी आती है इन्फेंट की। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या है अडल्ट, उसके बाद चाइल्ड और फिर उसके बाद इन्फेंट। अब अडल्ट का क्या मतलब होता है CPR के दौरान, तो नोट कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी विक्टिम जिसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है, उसे हम अडल्ट मानकर ट्रीट करते हैं। चाइल्ड का क्या मतलब होता है? 1 साल से लेकर 8 साल तक के सभी बच्चों को, सभी विक्टिम्स को हम चाइल्ड की कैटेगरी में मानते हैं। और इन्फेंट का क्या मतलब होता है? इन्फेंट का मतलब सिंपली 1 साल से कम उम्र के बच्चे। यानी कि जब भी हमें CPR करना होगा, तो हमें सामने वाले पेशेंट को इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके मानकर चलना है। इस तरह से हमारा ये चीज़ ईज़ी रहेगी। अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स रेट की। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मैं अ, इस पेज पर लिखूँगा और आप अपनी सुविधा अनुसार चाहें तो साथ-साथ नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएँगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स रेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स रेट की। पल्स रेट जो है, किसी भी अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा चेक नहीं करनी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि आपके सामने एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, हो सकता है इसमें CPR की आवश्यकता हो, तो आप इसकी पल्स रेट को कितने सेकंड तक चेक करेंगे या कितने सेकंड से ज़्यादा चेक नहीं करेंगे? तो आप बताएँगे 5 से 10 सेकंड तक हमें पल्स को ढूँढना है, असेस करना है, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर CPR शुरू कर देना है, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। अब हम बात करते हैं कि पल्स का असेसमेंट किस जगह पर किया जाता है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा अडल्ट क्लाइंट के अंदर आप पल्स का असेसमेंट करेंगे कैरोटिड एरिया से। कैरोटिड आर्टरी पर आप अपने हाथों को रखकर पता करेंगे कि क्लाइंट की पल्स रेट चल रही है या नहीं चल रही है। अब चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड में आप कुछ केसेस के अंदर कैरोटिड पर भी असेस कर सकते हैं या फिर कैरोटिड के बजाय आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप फीमोरल आर्टरी का भी असेसमेंट कर सकते हैं। फीमोरल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी से आप 1 से 8 साल के बच्चों में पल्स का असेसमेंट करते हैं। ज़्यादातर आप चाहें तो फीमोरल आर्टरी को प्रायोरिटी दे सकते हैं।
1 साल से कम उम्र के बच्चों में यदि आपको पल्स का असेसमेंट करना हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी में अगर मान लीजिए मुश्किल है या एक्सेसिबल नहीं है, तो आप वहाँ पर फीमोरल आर्टरी के लिए जा सकते हैं। पर मोस्टली आपको ब्रेकियल आर्टरी को प्रेफ़र करना है, दिस इज़ द प्रेफ़रेंस चॉइस। तो 3 कैटेगरी हैं, अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट। पल्स रेट मैक्सिमम 10 सेकंड से ज़्यादा आपको असेस नहीं करनी है, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ है कि आपको अडल्ट में कैरोटिड एरिया से पल्स का असेसमेंट करना है। चिल्ड्रन हो तो कैरोटिड या फीमोरल, फीमोरल को प्रायोरिटी देनी है और इन्फेंट हो तो ब्रेकियल या फीमोरल, ब्रेकियल को प्रायोरिटी देनी है। इस तरह से ये पॉइंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अ, आपको क्लाइंट की पल्स रेट नहीं मिली, अब आपको क्लाइंट में कंप्रेशन शुरू करना है, छाती दबाना शुरू करना है, कंप्रेशन देना शुरू करना है। तो अब अपने हाथों को आप रखेंगे किस जगह, इस लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि लैंडमार्क ऑफ द प्लेसिंग हैंड। लैंडमार्क यानी किस जगह पर आप क्लाइंट में सीपीआर के लिए अपने हाथों को रखेंगे। सबसे पहले अडल्ट की बात करेंगे, तो अडल्ट के अंदर आप लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पर अपने पाम ऑफ द हील ऑफ द पाम को प्लेस कर सकते हैं। लोअर हाफ स्टर्नम क्लाइंट के चेस्ट एरिया में ब्रेस्ट के बीचों बीच में, चेस्ट के बीचों बीच में जो लंबी इस प्रकार की फ्लैट बोन होती है, जिसका नीचे वाला हिस्सा तीखा नुकीला होता है, इसे हम ज़िफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस स्टर्नम बोन का अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से 2 हिस्से कर दें, तो ये नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है, इस पर आप अपनी हाथ की हथेली की जो हील एरिया होती है, उसे रखकर कंप्रेशंस करेंगे। याद रखिएगा, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में अपने हाथों को रखकर अडल्ट में आप सीपीआर परफॉर्म करेंगे। इस क्लास के अंदर जो भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये टॉपिक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग याद करें या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मेमोराइज़ रखें ताकि किसी की लाइफ़ को आवश्यकता पड़ने पर आप इफ़ेक्टिव सीपीआर करके बचा सकते हैं। ये बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला काम है किसी की लाइफ़ को सेव करना, तो पे योर अटेंशन हियर, बी कंसंट्रेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि अगर चाइल्ड के केस में हमें सीपीआर करना हो, तो आप कहाँ पर करेंगे, अपने हाथों को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिटवीन निपल लाइन, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, सेंटर ऑफ चेस्ट यानी जो चेस्ट एरिया है, बच्चे की छाती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में जस्ट बिटवीन निपल लाइन, जो ब्रेस्ट के निपल वाले एरियाज होते हैं, उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनानी है और उसके ऊपर अपनी पाम को रखकर आपको कंप्रेशन देना है बिटवीन निपल लाइन। जैसे मान लीजिए ये बच्चे के निपल्स हैं, इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाकर आपको इस जगह पर अपने हाथों को प्लेस करके इस प्रकार से सीपीआर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेंट्स की। अब इन्फेंट्स तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका बॉडी बहुत ही छोटा होगा। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो थंब हैं या फिंगर्स हैं, इनका इस्तेमाल कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अपनी थंब या फिंगर्स को हम क्या करेंगे, जस्ट बिलो द निपल लाइन रखकर सीपीआर करेंगे। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन यानी निप्पल लाइन के जस्ट नीचे अपने हाथों को रखकर सीपीआर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें तीनों क्लियर हो गई, किस जगह पर आप अपने हाथ की हथेली को प्लेस करेंगे। अडल्ट हो तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बोन, चाइल्ड हो तो बिटवीन द निप्पल लाइन और अगर इन्फेंट हो तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। निप्पल लाइन से नीचे इन्फेंट में, निप्पल लाइन पर चाइल्ड में और हाफ ऑफ द स्टर्नम पर अडल्ट्स के अंदर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल सीपीआर में कब करना होता है, एक हाथ का कब इस्तेमाल करना होता है, फिंगर्स का कब करते हैं, थंब का कब करते हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जब आप किसी अडल्ट पर्सन को सीपीआर दे रहे हैं, 8 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं, तो इसमें आप अपने दोनों हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इनका बॉडी साइज़ बड़ा है, आपके कंप्रेशन की पावर को बर्दाश्त कर सकता है और इफ़ेक्टिव तरह से चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए, इफ़ेक्टिवली सीपीआर करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए। इसलिए हम अडल्ट का सीपीआर करते समय दोनों हाथों से छाती को दबाते हैं यानी कंप्रेशंस देते हैं। अगर आप अ चाइल्ड के अंदर यानी 1 से 8 साल के बच्चे में सीपीआर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, ये बच्चा थोड़ा छोटा है, नाज़ुक है, कमज़ोर है। आपके द्वारा अगर पूरा फ़ोर्स इसकी चेस्ट पर लगाया गया, तो इसकी जो रिब्स हैं, वो टूट सकती हैं और फ्लियल चेस्ट कंडीशन हो सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए हम बच्चों में सीपीआर करते समय एक हाथ का इस्तेमाल करके लिमिटेड फ़ोर्स लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्फेंट होगा तो हम क्या करेंगे? इन्फेंट में सीपीआर करने के लिए 2 कंडीशन है। अगर आप सीपीआर करने वाले एक ही व्यक्ति हैं यानी अकेले सीपीआर कर रहे हैं, आपके साथ हेल्प करवाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप इस समय में 2 फिंगर्स की मदद से सीपीआर करेंगे। जब आप अकेले रेस्क्यूअर हैं, आपके साथ कोई सीपीआर करवाने वाला नहीं है, तो आप एक हाथ से बच्चे को सपोर्ट दे सकते हैं, दूसरे हाथ से 2 फिंगर्स की मदद से सीपीआर कर सकते हैं। और अगर आपके साथ में और हेल्प करवाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप दोनों थंब्स की मदद से सीपीआर कर सकते हैं। यानी 2 लोग हों, तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अंगूठों से सीपीआर कर सकते हैं और आप अकेले ही हैं, तो एक हाथ की 2 उँगलियों की मदद से आप बच्चे में सीपीआर कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिविजन। अब आपने पेशेंट को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अ, पेशेंट में लोकेशन किस जगह पर सीपीआर के लिए आपको हाथ रखना है, ये पता कर लिया। हाथ दोनों रखने हैं, एक रखना है या फिंगर से करना है, ये डिसाइड कर लिया। अब इस बात का याद रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट को सीपीआर दें, तो उसे किसी हार्ड सरफेस वाली जगह पर फ्लैट लेटाना चाहिए। यानी ऐसी कोई जगह हो जो नीचे से बिल्कुल सख्त हो, उसके ऊपर क्लाइंट को लेटाने के बाद अगर आप सीपीआर करेंगे, तो जितनी ताकत आप लगाएँगे, उससे क्लाइंट का चेस्ट कंप्रेशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर आपने किसी पेशेंट को अच्छे अ, सॉफ्ट गद्दों के ऊपर सुलाकर सीपीआर देना चाहा, तो वो सीपीआर इफ़ेक्टिव नहीं होगा, आपका सारा फ़ोर्स डाइवर्ट हो जाएगा और क्लाइंट का चेस्ट कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो जब भी क्लाइंट को सीपीआर हम देते हैं, तो किसी सख्त और समतल यानी फ्लैट और हार्ड सरफेस पर लिटा देते हैं, हो सकता है तो फर्श पर ही लिटा दीजिए, ये सबसे ज़्यादा मजबूत जगह है, ये कंप्रेस नहीं होगी। तो इस तरह से आप उसे फ्लैट और हार्ड सरफेस पर लिटाने के बाद सीपीआर देंगे। अब सीपीआर देते समय नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कितनी रेट से हमें छाती को दबाना है यानी चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो इसके लिए याद रखिएगा, चाहे अडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, सभी के अंदर आपको कंप्रेशन जो है 100 से 120 अ अ, कंप्रेशंस पर मिनट देना है। यानी कि 1 मिनट में आपको इतनी रफ़्तार मेंटेन करनी है कि 100 से 120 बार आप उसकी छाती को दबा सकें, चेस्ट को कंप्रेस कर सकें। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। चाहे अडल्ट हो, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, तीनों के केसेस में आपको रफ़्तार 100 से 120 के बीच में रखनी है। गाड़ी को 100 से 120 के बीच में चलाना है, इससे कम नहीं, अदरवाइज़ इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो 100 से 120 कंप्रेशन तीनों में आप याद रख सकते हैं। अब आपने इन सभी बातों को समझ लिया। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है कि आप सीपीआर के दौरान कितनी डेप्थ तक चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, यानी कितना नीचे छाती को दबाएँगे कि क्लाइंट का हार्ट दब जाए, सिकुड़ जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप अडल्ट के अंदर सीपीआर कर रहे हैं, तो आपको 2 इंच तक छाती को दबाना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। 2 इंच का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इतना आपको दबाव डालना है कि एक बार दबाने पर पर्सन की छाती 5 सेंटीमीटर नीचे चली जाए यानी 2 इंच दब जाए, उसके बाद उसे ऊपर आने दें और फिर अगला कंप्रेशन लगाएँ।
1 मिनट में 100 से 120 बार आपको ये प्रोसेस करना है, जिसमें आप चेस्ट को हर बार 5 सेंटीमीटर नीचे धकेलेंगे, फिर उसे ऊपर आने देंगे, फिर अगला कंप्रेशन लगाएँगे। तो इस तरह से ये बहुत ही रैपिड वे में करने वाला प्रोसेस है और इस प्रोसेस को अगर आप इफ़ेक्टिवली कर रहे होते हैं, तो 2 मिनट से ज़्यादा आप अकेले इस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर 5 साइकिल सीपीआर के बाद में 2 रेस्क्यूअर अगर हैं, तो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लें। पोजीशन एक्सचेंज करने पर जब दूसरा पर्सन पोजीशन लेगा, तो वो इफ़ेक्टिवली सीपीआर करेगा और पहला वाला जो हेल्थ केयर पर्सोनल है, वो तब तक रेस्ट कर लेगा। तो यानी 2 मिनट से ज़्यादा आप सीपीआर इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते क्योंकि आप थक जाते हैं। इसलिए 5 साइकिल सीपीआर या 2 मिनट तक लगातार चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद अपनी पोज़ीशंस को चेंज कर लें। अब बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर भी सेम ही चीज़ है। अगर आपको चेस्ट कंप्रेशन करना है इफ़ेक्टिवली तो यहाँ पर भी 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक आप चेस्ट को कंप्रेस करेंगे जिससे कि हार्ट पर दबाव पड़ेगा और हार्ट वापस से काम करना शुरू कर सकता है। इन्फेंट के अंदर थोड़ा-सा कम है, छोटा बच्चा है, साइज़ आकार सब कुछ छोटा है, रिब्स सॉफ्ट हैं, तो इसमें आप थोड़ा-सा स्लो डेप्थ का इस्तेमाल करेंगे यानी 1.5 इंच तक आप चेस्ट को कंप्रेस कर देंगे। 1.5 इंच अगर आप चेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर इफ़ेक्टिवली सीपीआर माना जाएगा। 1.5 इंच का मतलब हो जाएगा आपका 1 इंच का मतलब हो गया 2.5 और आधा इंच का मतलब हो गया 1.25 एडिशनल इसमें तो 5 प्लस 1.25 यानी कि 6.25 सेंटीमीटर एप्रॉक्स आप इसे यहाँ पर चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when performing CPR on adult, where should you position your hands on the chest compression? जब किसी अडल्ट क्लाइंट में आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे होंगे, तब अपने हाथों को किस जगह पर रखेंगे? आपको जो चीज़ें अभी बताई गई हैं, उसका ये रिवीजन है। होपफुली आप सही चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निपल्स। हम अडल्ट में चेस्ट के सेंटर में निप्पल लाइन के बीचों बीच में अपने हाथों को रखेंगे या फिर ऑप्शन बी, ऑन द एब्डोमेन जस्ट अबव द नेवल। हम एब्डोमेन पर अपने हाथों को रखेंगे नेवल से ऊपर यानी नाभि से ऊपर। ऑप्शन सी, ऑन द लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। हम लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम पर अपने हाथों को रखेंगे। ऑप्शन डी, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम। हम स्टर्नम बोन के जो ऊपर वाले आधे हिस्से हैं वहां पर रखेंगे। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हमने आपसे बताया था कि क्लाइंट की जो स्टर्नम बोन है जहां से रिब्स जुड़कर रही हैं, यहीं पर क्लाइंट का हार्ट मौजूद है। इसे हम दो इमेजिनरी लाइंस के अंदर डिवाइड करते हैं, हाफ हाफ पोर्शन के अंदर। और अब क्लाइंट के जो ये निप्पल वाले एरिया हैं इनके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम अपने हाथों को इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और सीपीआर परफॉर्म करेंगे। तो याद रखिएगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन द निप्पल लाइन, सेंटर ऑफ द चेस्ट एंड बिटवीन द निप्पल लाइन। इस प्रकार से अडल्ट के अंदर सीपीआर किया जाएगा। नेक्स्ट important क्वेश्चन इज, what is the maximum time when you should take to deliver each breathing during CPR? सीपीआर परफॉर्म करते समय एक ब्रीथ को डिलीवर करने के लिए आपके द्वारा कितना मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा। जैसे ही आपने ये निश्चित किया कि क्लाइंट अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव है, हमें सीपीआर देना होगा, तो तुरंत क्लाइंट के अंदर सबसे पहले आप कंप्रेशन शुरू करेंगे। 30 कंप्रेशंस देने के बाद क्लाइंट के एयरवे को ओपन करेंगे और एयरवे को ओपन करने का जो मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर अगर क्लाइंट में किसी भी प्रकार की स्पाइनल एरिया की इंजरी नहीं है, तो उस वहाँ पर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करके एयरवे को ओपन करेंगे
और अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल केस है, इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है, गर्दन के आसपास चोट हो सकती है, तो आप यहाँ पर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का इस्तेमाल करके जब एयरवे को ओपन किया जाता है, तो क्लाइंट की जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है, नेक ऑफ द बैक ऑफ द नेक पार्ट है, इस पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, स्ट्रेन नहीं पड़ता और फर्दर इंजरी होने के चांसेस भी नहीं होते। तो हेड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड है, अगर नेक एरिया में इंजरी नहीं है तो, और अगर इंजरी है या सस्पेक्शन है, तो वहाँ पर जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर द्वारा हम एयरवे को ओपन करेंगे। तो हमने अब 30 कंप्रेशन करने के बाद क्लाइंट के एयरवे को ओपन कर दिया, यानी सांस का रास्ता खोल दिया है। अब अगर हम ब्रीथिंग देते हैं तो सांस अंदर आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। एयरवे को ओपन करने का मतलब है सांस के रास्ते को खोल देना, ताकि मुंह में फूंक मारते ही सीधी फूंक लंग्स तक पहुंच जाए। सिंपल सिंपल सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, CAB। अब आपको ब्रीथिंग डिलीवर करनी है। ब्रीथिंग डिलीवर करने के लिए आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? हम क्लाइंट के एयरवे को ओपन करने के बाद उसकी नोज़ को पिंच करेंगे, नाक को अपने अंगूठे और उँगली की मदद से दबाकर बंद कर देंगे और फिर क्लाइंट के मुँह के ऊपर अपना मुँह रखकर उसके माउथ में तेज़ी से फूँक मारेंगे, एयर ब्लो करेंगे। आपने क्लाइंट के एयरवे को गर्दन ऊपर करके खोल दिया, अब क्लाइंट के होठों पर अपने होठों को रखकर नाक को बंद कर कर पूरी फ़ोर्स के साथ जो एयर है उसको क्लाइंट के माउथ में ब्लो करेंगे। जैसे ही क्लाइंट के माउथ में आप एयर को ब्लो करेंगे, वो क्लाइंट के लंग्स तक पहुँचेगी और इस तरह से हम यहाँ पर ब्रीथिंग को डिलीवर करेंगे, और इस ब्रीथिंग को डिलीवर करने में आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, ताकि एयर जो है तेज़ी से और इफ़ेक्टिव तरीके से क्लाइंट तक पहुँच सके। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करवाया जाता है, तो एयर जो आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? तो आप बता सकते हैं 16%। एटमॉस्फेयर में टोटल 21% ऑक्सीजन है, लेकिन जब आप उसे अपने लंग्स में भरकर क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, तो उसमें से सिर्फ़ 16% ऑक्सीजन ही क्लाइंट तक पहुँच सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब क्लाइंट के माउथ में आप एयर ब्लो करेंगे, फूँक मारेंगे, ब्रीथिंग डिलीवर करेंगे, तो उसका जो चेस्ट है, वो राइज़ होता हुआ दिखना चाहिए। यानी जैसे ही आप उसके मुँह में हवा भरेंगे, उसका चेस्ट ऊपर फूलता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर चेस्ट फूलता है, राइज़ होता है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही तरीके से और इफ़ेक्टिवली एयर को ब्लो कर पा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हवा को फेफड़ों तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा आपको हर 6 सेकंड में एक रेस्क्यू ब्रेथ डिलीवर ज़रूर करनी है, यानी कि हर 6 सेकंड में मिनिमम 1 ब्रीथ को डिलीवर करना है। और याद रखिएगा, जब भी सीपीआर की शुरुआत की जाती है, तो क्लाइंट में हाइपॉक्सिया कंडीशन डेवलप नहीं होने दिया जाता, क्योंकि इससे ब्रेन टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पर ब्रेन सेल्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्लाइंट की डेथ हो सकती है, या जिस पार्ट की सेल्स डेथ हुई है ब्रेन में, वो पार्ट कभी भी वापस काम करने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रेन सेल्स के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ फॉर सीपीआर इन अडल्ट्स? किसी अडल्ट क्लाइंट के अंदर आप सीपीआर कर रहे हैं, तो उसमें कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच? यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर हमने आपको बताया था 2 इंच, और इन्फेंट के अंदर 1 एंड हाफ इंच। ये कंप्रेशन डेप्थ आपको फॉलो करनी है, जिससे इफ़ेक्टिवली आप सीपीआर कर पाएँगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक चीज़ अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी अडल्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद में चाइल्ड की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप बात करते हैं इन्फेंट की। 3 कंडीशंस हो गए, 3 तरह के पेशेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कितने बार आपको कंप्रेस करना है और कितने कंप्रेशन के बाद कितनी ब्रीथ्स डिलीवर करनी है, इस चीज़ को एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप अडल्ट में अ
बात करते हैं तो आपको 30 कंप्रेशंस करने हैं और उसके बाद में 2 ब्रीथ्स रखनी है। यानी 30 बार कंप्रेशंस करने के बाद 2 ब्रीथ्स डिलीवर करनी है और हमारी ये जो पहली कंडीशन है इसमें हमारे पास एक रेस्क्यूअर है। 1 रेस्क्यूअर यानी सभी कंडीशंस के अंदर एक रेस्क्यूअर मौजूद है। तो अडल्ट की बात करें तो 30 कंप्रेशन देकर 2 वेंटिलेशन देने हैं और चाइल्ड की बात करें तो इसमें भी सेम 30 कंप्रेशंस एंड 2 वेंटिलेशंस और इन्फेंट की बात करें तो 30 कंप्रेशंस एंड 2 वेंटिलेशन यानी 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेस करना है, फिर 2 बार ब्रीथ्स डिलीवर करनी है। तो अगर आपके पास में एक ही आदमी सीपीआर करने वाला है, 1 रेस्क्यूअर है, तो चाहे अडल्ट हो, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, तीनों के अंदर आपको एक ही रेशियो फ़ॉलो करना है, 30 बार तो कंप्रेशन करना है और 2 बार ब्रीथिंग करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सीपीआर देते समय आपके पास 2 लोग हैं, 2 रेस्क्यूअर्स। अगर 2 रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं, तो फिर क्या रेशियो होगा? अडल्ट के अंदर रेस्क्यूअर चाहे 1 हो या 2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 30 कंप्रेशंस देने के बाद 2 रेस्पिरेशन या 2 ब्रीथिंग डिलीवर करनी है। अब फ़र्क पड़ेगा चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर। यहाँ पर इस बात को ख़्याल रखिएगा, चाइल्ड के अंदर 15 कंप्रेशंस करने के बाद 2 ब्रीथ्स को डिलीवर करवाया जाएगा और इन्फेंट में भी सेम 15 कंप्रेशंस के बाद में 2 ब्रीथ्स को डिलीवर करवाया जाएगा। अगर एक रेस्क्यूअर था तो तीनों के अंदर हमने एक ही चीज़ को फ़ॉलो किया 30:2 लेकिन जब 2 लोग सीपीआर दे रहे हैं तो इफ़ेक्टिव सीपीआर होगा। इस सिचुएशन में अडल्ट में तो कोई चेंज नहीं करना है 30:2 रखना है, लेकिन अडल्ट और चाइल्ड के इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर आपको 15 कंप्रेशंस करके 2 ब्रीथ्स को डिलीवर कराना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें चेंजेस नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है सीन सेफ्टी के बारे में। सीन सेफ्टी का क्या मतलब है? मान लीजिए एक पेशेंट था जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, करंट का झटका लग गया। अब ये क्लाइंट उसी करंट सोर्स के पास ही गिरा हुआ है, अनकॉन्शियस है। इसे सीपीआर देने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। तो जब भी ऐसे ऐसे पेशेंट को आप सीपीआर देना चाहते हैं, उसके पास जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त करें। यानी फर्स्ट एंश्योर योर सेफ्टी यानी आप अपनी जान को, अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे, अपने आप को पूरी तरह से सेव करेंगे और उसके बाद क्लाइंट को हेल्प करेंगे। पहले आप अपनी पूरी सेफ्टी प्रोटेक्शन करें, उसके बाद क्लाइंट को जो जिस जगह पर उसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उस अ, सीन साइड से उसे ऐसी जगह पर लेकर जाएँगे जहाँ पर खतरा नहीं हो और वहाँ ले जाकर फिर आप सीपीआर शुरू कर सकते हैं। यानी अगर कल करंट सोर्स के पास क्लाइंट है तो करंट सोर्स को ऑफ करके उसे करंट सोर्स से दूर हमें खींचकर ऐसी जगह पर लेकर आना है जो सेफ हो, किसी तरह का दूसरा खतरा या शॉक लगने का डर ना हो, उस जगह पर ले जाके क्लाइंट को फिर हम सीपीआर शुरू करेंगे। रोड एक्सीडेंट के बाद विक्टिम है, रोड पर गिरा हुआ है, तो पहले आप उसे रोड साइड पर लेकर आएँगे ताकि और फर्दर एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर वहाँ पर उसे हम सीपीआर देंगे। तो यहाँ पर सीन सेफ्टी मैटर करती है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद में फिर क्लाइंट की हेल्प। इस तरह से आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। एक चीज़ जो कि आपसे पूछी जा सकती है, कंप्रेशन से रिलेटेड। कंप्रेशन जब आप डिलीवर करेंगे तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपके हाथों की जो कोहनी है, एल्बो है और आपके जो शोल्डर है, ये हमेशा कंप्रेशन करते समय स्ट्रेट होने चाहिए। यानी कि आप अपने हाथों को बिना कोहनी वाले हिस्से से मोड़े हुए बिल्कुल सीधा रखकर जब क्लाइंट के चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो इससे पूरा जो फोर्स है आपके द्वारा क्लाइंट के चेस्ट पर डिलीवर किया जाएगा और आप अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से सीपीआर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एल्बोज और शोल्डर हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए जब हम क्लाइंट के अंदर डिलीवरी करते हैं शॉक कंप्रेशन की। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम 2023 के लिए
इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। होपफुली सीपीआर जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।